और अब हम लोग अपना ये चालू करते हैं। तो कल सबसे विशेष बात ये थी कि सभी लोग ये सोच रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी वो राष्ट्र के नाम संबोधन देने जा रहे हैं, और जब भी वो शाम को रात को 8 बजे संबोधन देते हैं तो कुछ ना कुछ नई घोषणा ऐसी होती है कि जिससे जो है पूरे देश पर उसका व्यापक प्रभाव पड़ता है। तो कल हम लोगों ने देखा कि उन्होंने जो है एक्सटेंशन लॉकडाउन को आगे बढ़ाने के लिए कोई विशेष घोषणा नहीं की। उन्होंने इकोनॉमिक पैसे पैकेज डिक्लेयर किए, और ये इकोनॉमिक पैकेज जो है 10 लाख करोड़ की ट्यून में थे। दैट मीन्स कि टोटल मिलाकर के 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज कोरोना टाइम में, यानी इस कोरोना काल में अभी तक दिया जा चुका है। तो हम लोग ये देखते हैं कि उन्होंने कई महत्वपूर्ण चीज़ें हम लोगों को बताई, और उसमें सबसे ज़्यादा उनका जोर इस बात पर था कि आत्मनिर्भरता, भारत को सबसे पहले आत्मनिर्भर होने की आवश्यकता है। और उन्होंने कहा कि ये जो कोविड-19 की परिस्थितियां हैं, इनसे हमारे सामने एक चीज़ स्पष्ट हो गई है कि हमें आत्मनिर्भर होना सबसे अधिक आवश्यक है। और उन्होंने ये आत्मनिर्भरता के लिए 5 पिलर्स बताए, 5 स्तंभ ऐसे बताए जिनके आधार पर हम अपनी आत्मनिर्भरता को सुरक्षित रख सकते हैं। तो पहला पिलर उन्होंने कहा इकोनॉमी। निश्चित रूप से अगर किसी भी व्यक्ति की, देश की, संस्था की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वो आत्मनिर्भर रह सके, तो निश्चित रूप से उसको दूसरे के साथ मदद लेनी पड़ेगी, और अगर वो दूसरे से मदद लेता है तो दूसरे की शर्तें स्वीकार करनी पड़ेंगी। और निश्चित रूप से आत्मनिर्भरता का पहला पिलर हमारा अपनी अर्थव्यवस्था है। दूसरी चीज उन्होंने बताई इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हमारी अवसंरचना है। ये अवसंरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी इकोनॉमी का बेस होता है। जितना बेहतर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, उतना ही बेहतर हम निश्चित रूप से आगे तरक्की कर पाएंगे। और इसके लिए हम लोग जानते हैं कि नेशनल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन जैसी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनके द्वारा 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का भारत को लक्ष्य रखा गया है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हम लोग देख रहे हैं कि लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में लगातार सरकार की तरफ से भी और निश्चित रूप से बाकी लोगों की तरफ से भी विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है। तो ये दूसरा उन्होंने कहा कि दूसरा पिलर है इंफ्रास्ट्रक्चर। तीसरी चीज उन्होंने कही सिस्टम। और सिस्टम में भी सबसे बड़ी बात ये है कि टेक्नोलॉजी ड्रिवन सिस्टम होना चाहिए। सिस्टम में लगातार सुधार की गुंजाइश होती है, और जैसे जैसे हम अपने सिस्टम में सुधार करते जाते हैं, वैसे वैसे हमारी सारी स्थितियां, वो चाहे इकोनॉमिक हो या अन्य, वो सारी स्थितियों में सुधार संभव हो पाता है। तो तीसरी चीज उन्होंने कहा सिस्टम, और उस सिस्टम में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे हम उसमें टेक्नोलॉजी का समावेश करते जाते हैं, निश्चित रूप से उसकी इफिशियंसी बढ़ती जाती है। निश्चित रूप से उसकी केवल कार्य क्षमता ही नहीं बढ़ती है, बल्कि भ्रष्टाचार जैसी चीजें भी उससे दूर होती हैं। तो तीसरी चीज उन्होंने जो कही कि सिस्टम को टेक्नोलॉजी ड्रिवन होना चाहिए, ये विशेष है। चौथी चीज है डेमोग्राफी। डेमोग्राफी एक समय हमारी जनसंख्या हमारे लिए बोझ थी। आज हम देखते हैं कि ये डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारे देश को आगे ले जाने में बहुत मददगार है। तो हमारी जो डेमोग्राफी है, ये बोझ कब होती है और ये हमारे लिए इकोनॉमी को बढ़ाने वाली कब होती है, जब हम उसको ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, यानी उसका हम अच्छी तरह से शिक्षा के माध्यम से, कौशल विकास के माध्यम से, स्वास्थ्य के माध्यम से उसका इस प्रकार से परिष्कार कर पाते हैं कि वो देश के लिए उपयोगी हो सके। तो हमारी सबसे महत्वपूर्ण जो इस समय असेट है, वो हमारी डेमोग्राफी है। और फिर सबसे महत्वपूर्ण चीज है डिमांड। और डिमांड के लिए हम जानते हैं कि भारत इस समय विश्व के सबसे बड़े बाजारों में से एक है, और जो सबसे बड़े बाजारों में से एक है, उसकी वजह से यहाँ पर अच्छी डिमांड उत्पन्न हो रही है। लेकिन इसमें एक चीज हमको समझना है, डिमांड में हमारा प्रभावी डिमांड यानी प्रभावी मांग, इफेक्टिव डिमांड, ये महत्वपूर्ण होती है, केवल डिमांड नहीं। यानी प्रभावी डिमांड क्या होती है
कि जिसको हम चाहते हैं लेना और उसको लेने की हमारे पास क्षमता भी है। सपोज हम कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं, हम एक बस खरीदना चाहते हैं और उस बस को खरीदने की हमारे पास क्षमता भी है, तो वो हमारी प्रभावी डिमांड होती है। अब ये प्रभावी डिमांड पैदा कैसे होती है? निश्चित रूप से हम समाज के लिए या देश के लिए अगर कुछ कर रहे हैं, तो कोई सप्लाई कर रहे हैं, इकोनॉमी में हम सप्लाई कर रहे हैं, तो उस सप्लाई की वजह से हमारे पास आर्थिक बेहतरी होती है और वो जो आर्थिक बेहतरी होती है, उसकी वजह से हम उस डिमांड को इफेक्टिव डिमांड में कन्वर्ट कर पाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि डिमांड एंड सप्लाई, इसका एक कॉन्टिन्यूअस साइकिल बनता है। जैसे अच्छा डिमांड बढ़े तो उसके साथ ही जरूरी है कि साइकिल में आपका सेकंड स्टेप क्या है, दैट इज सप्लाई। तो डिमांड और सप्लाई के चक्र को आगे बढ़ा करके ही हम अपनी इकोनॉमी को ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। ये उन्होंने 5 पिलर्स जो है वो इकोनॉमी के लिए, आत्मनिर्भरता के लिए दिए और उसमें उन्होंने बताया कि इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, डेमोग्राफी और डेमोग्राफी के अलावा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि डिमांड। तो ये हमारी चीज़ें जो है हमारी इकोनॉमी को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा, उन्होंने जब ये 10 लाख करोड़ का पैकेज घोषित किया, तो इसी के साथ उन्होंने बताया कि ये जो हम लोग कोविड-19 से मुकाबला कर पा रहे हैं, इसके मुकाबले के पीछे निश्चित रूप से हमारे द्वारा जो सुधार अपनाए गए हैं विगत वर्षों में, इसका बहुत बड़ा योगदान है। और बहुत बड़ा योगदान इसलिए है क्योंकि अगर हमने उन सुधारों को ना अपनाया होता तो आज हमारी स्थिति ऐसी ना होती कि हम इस कोविड-19 का मुकाबला आत्मनिर्भरता के साथ कर पाते। तो उन्होंने कहा कि ये जो सुधार हैं, ये 4 चीज़ों में और इस समय हमको सुधारों को आगे बढ़ाना है और वो है तो लैंड रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, दूसरा लेबर रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, तीसरा जो है हमको कानूनों में सुधार, लॉज़ में सुधार करने की ज़रूरत है और जिस चीज़ की तरफ सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, वो है लिक्विडिटी। हमें ये ख्याल रखना है कि इस समय मार्केट में जो धन का प्रवाह है, वो कम ना होने पाए और लिक्विडिटी को मेंटेन रखना है। तो इसके बाद उन्होंने ये सारी चीज़ें साथ में कही और ये कहा कि एमएसएमई इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और जो हमारे मीडियम, स्मॉल, माइक्रो एंटरप्राइजेज हैं, इनके पास तो लिक्विडिटी की कमी होनी ही नहीं चाहिए क्योंकि ये इस समय हमारी अर्थव्यवस्था का आधार है। तो ये कल प्रधानमंत्री जी ने अपने राष्ट्र के नाम संबोधन में उन्होंने देश के सामने ये विचार के लिए बिंदु रखी और लॉकडाउन को आगे बढ़ाने के लिए अभी कोई घोषणा नहीं हुई है। ये भी हो सकता है कि लॉकडाउन को कुछ विशेष शर्तों के साथ आगे बढ़ा दिया जाए या कुछ विशेष शर्तों को रखते हुए लॉकडाउन को हटा दिया जाए। तो ये हमारा पहला विषय। अब हम लोग दूसरे विषय को देखते हैं। हम लोग जानते हैं कि टाटा सभी तरह के क्षेत्रों में काम करता है और टाटा की जो इकाई है जो रक्षा क्षेत्र में विशेष रूप से काम करती है, उसको कहते हैं टाटा पावर की वो सब्सिडरी है जो टाटा पावर एसईडी यानी स्ट्रेटेजिक इंजीनियरिंग डिवीजन। तो जो टाटा पावर की स्ट्रेटेजिक इंजीनियरिंग डिवीजन है, इसने 37 एयरफील्ड्स को इन्हेंस करने के लिए, अपग्रेड करने के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त किया है। यानी ये जो एयरफोर्स की एयरफील्ड्स हैं, नेवी की एयरफील्ड्स हैं और इंडियन कोस्ट गार्ड की एयरफील्ड्स हैं, इसमें जो है टाटा एसईडी ये इन्हेंसमेंट करेगा। ये जो उनका एयरफील्ड्स हैं उनको एक तरह से और बेहतर बनाएगा। अब इसमें ये क्या-क्या करेंगे? सबसे पहली चीज़ ये है कि इंस्ट्रूमेंटल लैंडिंग के लिए व्यवस्था करेंगे। अब ये इंस्ट्रूमेंटल लैंडिंग क्या होता है? हम लोग जानते हैं कि जिस समय कोहरा होता है या जिस समय दृश्यता सीमा काफ़ी कम हो गई होती है, अर्थात हम बहुत दूर तक नहीं देख पा रहे होते हैं। ऐसे में पायलट के लिए बहुत मुश्किल होता है कि वो जहाज़ की लैंडिंग उन एयरपोर्ट्स पे करा सके, जहाँ पर इंस्ट्रूमेंटल लैंडिंग की व्यवस्था नहीं है। इंस्ट्रूमेंटल लैंडिंग के अंतर्गत ये होता है कि अगर
पूरी तरह से सामने कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो उपकरणों के माध्यम से, इंस्ट्रूमेंट्स के माध्यम से आपके जहाज की स्क्रीन पर लैंडिंग के लिए सारी चीज़ें पॉइंट आउट होती रहती हैं और उन्हीं के द्वारा जहाज की लैंडिंग करा दी जाती है। तो इसको हम कह सकते हैं कि ऑल वेदर लैंडिंग भी है ये। कोहरे में भी हम लैंडिंग करा सकते हैं, लेकिन कब? जबकि वहाँ पर इंस्ट्रूमेंटल लैंडिंग की व्यवस्था हो। दूसरा क्या है कि इनको एयरपोर्ट के लाइटिंग सिस्टम को भी इनहेंस करना है, एयरफील्ड्स के। तो एयरफील्ड्स के लाइटिंग सिस्टम को भी इनहेंस करना है और ये तीनों काम करेंगे, सप्लाई का भी काम करेंगे, इंस्टॉलेशन का भी काम करेंगे और कमीशनिंग का भी काम करेंगे। यानी सारे उपकरण इनके द्वारा मुहैया कराए जाएंगे, उनको वहाँ पर लगाने का काम भी टाटा एसईडी द्वारा किया जाएगा और उसके बाद जो है उसको प्रारंभ करने का काम, शुरुआत में चला के दिखाने का, चला करके हैंडओवर करने का काम, ये भी एसईडी द्वारा ही किया जाएगा। स्ट्रेटेजिक इंजीनियरिंग डिवीजन टाटा पावर की है। तो ये टाटा पावर की एक सब्सिडरी थी और उसने जो है, अच्छा इसके अलावा क्या है, ये नेविगेशन एड की भी व्यवस्था करेंगे और जो एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है वो वहाँ पर ऑपरेट करेंगे। तो एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट, इसके अलावा जो सिविल काम है, जो इलेक्ट्रिकल काम है, ये सारे काम भी इसमें इनके द्वारा किए जाएंगे। दूसरी चीज़ क्या है कि हम लोग ये देखते हैं कि टाटा पावर की जो एसईडी यानी स्ट्रेटेजिक इंजीनियरिंग डिवीज़न है, ये सेना के लिए काम करती थी और करती है और इसको अब उन्होंने शिफ्ट किया है, एसईडी को वो समाप्त करके इसको टाटा की टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड करके उन्होंने एक दूसरी कंपनी बनाई है और ये टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड के अंतर्गत वो टाटा एसईडी के सारे शेयर्स ट्रांसफर किए जा रहे हैं। और इसमें हम लोग ये देखते हैं कि इसके लिए लगभग सारी की सारी जो औपचारिकताएं होती हैं वो पूरी हो चुकी हैं। तो निकट भविष्य में हम लोग देखेंगे कि टाटा स्ट्रेटेजिक इंजीनियरिंग डिवीजन की जगह पर टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड वो हमारे सेना संबंधी अन्य कार्यों को करते हुए हम लोग उसको देखेंगे। तो ये हमारा दूसरा विषय था। अब हम लोग तीसरे विषय पे आते हैं। तीसरा विषय फाइनेंस कमीशन से संबंधित है और हम जानते हैं कि फाइनेंस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट जो है वो सरकार को दी। फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 के अंतर्गत जो है हर 5 साल के लिए नियुक्त किया जाता है, हर 5 साल में राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो आर्टिकल 280 में ये प्राविधान है कि हर 5 साल में फाइनेंस कमीशन की नियुक्ति की जाएगी और जो डिवॉल्यूशन ऑफ टैक्सेस के संदर्भ में गवर्नमेंट को राय देगा। जो टैक्सेस है उसमें कैसे बंटवारा, कितना परसेंट केंद्र को मिलेगा, कितना परसेंट राज्य को मिलेगा, ये निर्धारित करता है हमारा फाइनेंस कमीशन, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। आर्टिकल 280 के अंतर्गत इसकी स्थापना की जाती है। दूसरा, वो ये बताएगा कि ग्रांट्स कितनी किस राज्य को दी जानी है और तीसरी चीज वो ये बताते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ ग्रांट्स क्या होंगे, यानी प्रिंसिपल ऑफ ग्रांट्स निर्धारित करने का काम भी हमारे फाइनेंस कमीशन का होता है। हम लोग जानते हैं कि 14th फाइनेंस कमीशन ने 42% स्टेट का शेयर रखा था सेंट्रल टैक्सेस में। अब हम जानते हैं कि ये 15th जो कमीशन है इसने इसको घटा करके 41% कर दिया है और 41% इसलिए किया गया क्योंकि ये कहा गया कि जम्मू एंड कश्मीर उसको, क्योंकि हमने डिक्लेयर कर दिया है यूनियन टेरिटरी, तो यूनियन टेरिटरी होने के कारण अब इसका पूरा व्यय वो केंद्र सरकार के द्वारा किया जाएगा, इसलिए इसको 42% से घटा करके 41% कर दिया गया है। अब इसमें आता है कि जो पोस्ट डिवॉल्यूशन रेवेन्यू, पोस्ट डिवॉल्यूशन रेवेन्यू क्या होता है, ये जो है डेफिसिट रेवेन्यू भी इसको कहते हैं। तो रेवेन्यू डेफिसिट में क्या होता है कि जो राज्य का खर्च है और राज्य की जो आमदनी है उसके बीच का जो अंतर होता है वो केंद्र सरकार द्वारा दिया जाता है और ये एक प्रकार की ग्रांट है। तो खर्च और आमदनी के बीच का अंतर ये केंद्र सरकार द्वारा दिया जाता है, जिसको हम ग्रांट कहते हैं। और ये क्या है, ये डेफिसिट ग्रांट है, निश्चित रूप से रेवेन्यू डेफिसिट को पूरा करने के लिए दिया जाता है और इसको पोस्ट डिवॉल्यूशन ऑफ रेवेन्यू भी कहते हैं। तो इसकी
ये टोटल जो दिया जाना है ये 74,340, तो 74,340 करोड़ रुपए ये राज्यों को बांटा जाना है। और इसी में कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने इसका कल दूसरी किस्त जारी की। पहली किस्त अप्रैल में जारी की गई थी और इस समय 6,195 करोड़ रुपए की दूसरी किस्त मई के लिए 14 राज्यों को जारी की गई है। 6,195 करोड़ की ही अप्रैल में भी मासिक किस्त जारी की गई थी और ये कोविड-19 की सिचुएशंस को देखते हुए राज्यों को धन की आवश्यकता पूरित करने के लिए ये विशेष रूप से इस समय तत्काल जारी की गई है। अब इसमें ख्याल रखने की बात ये है कि जीएसटी कंपनसेशन उसका 30,000 करोड़ रुपए वो दिसंबर और जनवरी का अभी राज्यों का केंद्र सरकार पर बकाया है और फरवरी और मार्च में निश्चित रूप से वो इससे भी अधिक हो गया है, क्योंकि जीएसटी में राज्य सरकारों की आमदनी इस समय बहुत कम हो गई है, क्योंकि व्यापारिक गतिविधियां काफी कम हो गई हैं। तो व्यापारिक गतिविधियों के कम होने के कारण जीएसटी का घाटा राज्यों का अधिक बढ़ गया है। तो निश्चित रूप से फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई ये जो भी आएगा ये निश्चित रूप से उससे अधिक आएगा। लेकिन हम लोग क्या देखते हैं कि दिसंबर और जनवरी का जो जीएसटी कंपनसेशन अमाउंट है वो 30,000 करोड़ से ऊपर है और वो राज्य सरकारों को केंद्र सरकार द्वारा दिया जाना है। अब हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग ये देखते हैं कि ये जीएसटी कंपनसेशन क्या है। एक्चुअली जब जीएसटी लागू किया गया तो जीएसटी काउंसिल में इस बात पर चर्चा हुई कि कुछ राज्यों को जीएसटी का नुकसान होगा, जीएसटी के लागू होने से सेल टैक्स का नुकसान होगा और जो उनका ट्रेड टैक्स होता है उस पे नुकसान होगा। तो इस आर्थिक नुकसान की भरपाई केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी। सपोज किसी राज्य का ट्रेड टैक्स में कलेक्शन 100 रुपए था और जीएसटी लागू होने के बाद उसका जो कलेक्शन है वो घट करके 60 रुपए रह गया। तो ये जो 40 रुपए की कमी आई, इस 40 रुपए की कमी को केंद्र सरकार द्वारा पूरा किया जाएगा। ये जीएसटी कंपनसेशन है और ये जो है दिसंबर और जनवरी का अभी तक भारत सरकार ने, केंद्रीय सरकार ने राज्यों को रिलीज नहीं किया है। लेकिन कल जो हमारा डेफिसिट है, रेवेन्यू डेफिसिट है, उसके लिए 6,195 करोड़ रुपए की दूसरी किस्त जारी कर दी है। तो ये है। अच्छा, ये जो हमारा फाइनेंस कमीशन है उसने 74,340 करोड़ का रेवेन्यू डेफिसिट ये बताया है। अब इसमें समझना ये है कि ये हमारा फाइनेंस कमीशन ये केवल ग्रांट ही डिसाइड नहीं करता है, उसके प्रिंसिपल भी डिसाइड करता है और इसको जो फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट है उसको बरकरार रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होती है। अब ऐसे में क्या हुआ कि ये जो हमारा 15वां फाइनेंस कमीशन है इसका जब गठन हुआ, ये नवंबर 2017 में इसका गठन हुआ था और इसका कार्यकाल 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2025 तक है। यानी इसके द्वारा जो सिफारिशें दी जाएंगी वो 1 अप्रैल 2020 से लेके और 31 मार्च 2025 तक लागू रहेंगी। इसमें जब प्रिंसिपल्स डिसाइड किए जा रहे थे ग्रांट के तो एक समस्या आ गई। वो समस्या ये है कि जो दक्षिण के राज्य हैं और महाराष्ट्र जैसे राज्य हैं, इन्होंने ये कहा कि हमने अपने जनसंख्या का नियंत्रण किया है और जनसंख्या को नियंत्रित करने की वजह से हमारी जो जनसंख्या है वो अपेक्षाकृत उतनी नहीं बढ़ी है जितनी कि उत्तर प्रदेश या बिहार जैसे राज्यों की बढ़ी है। जो ग्रांट के क्राइटेरिया फिक्स किए जाते हैं उसमें जनसंख्या एक महत्वपूर्ण कारक है। तो इन राज्यों ने राष्ट्रपति के पास ज्ञापन देकर के ये कहा कि जनसंख्या को 1971 के लेवल पर फिक्स किया जाए और ये कहा जाए कि जो 1971 में जनसंख्या थी उसके अनुपात में ग्रांट दी जाएगी, ना कि 2011 या 2019 की जनसंख्या के आधार पर। तो ये एक कंट्रोवर्सी आई 2015 15वें वित्त आयोग के संदर्भ में और जो एनके सिंह जी हैं चेयरमैन, उन्होंने इस पे बहुत अच्छा संज्ञान लिया। बहुत अच्छे ढंग से सभी लोगों के साथ बातचीत करते हुए इसको निपटाया गया। हमारा जो फाइनेंस कमीशन होता है उसमें एक चेयरमैन होता है और 4 उसके अन्य सदस्य होते हैं।
तो नवंबर 2017 में जब इसका गठन गया था तो अजय नारायण झा जी थे, और इसके अलावा हमारे शशिकांत दास जी भी उस समय इसके मेंबर थे। लेकिन वो दिसंबर 2018 तक इसके सदस्य रहे, और उसके बाद जब उनको रिजर्व बैंक का गवर्नर बना दिया गया, तो उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया और वो फाइनेंस कमीशन के मेंबर नहीं रहे। इसके अलावा अशोक लाहिरी और अनूप सिंह, तो अशोक लाहिरी और अनूप सिंह इसके सदस्य हैं, और रमेश चंद्र जी जो है इसके पार्ट टाइम सदस्य हैं। तो इस तरह से 4 लोगों को हम लोग देखते हैं कि वो हमारे संविधान में, क्योंकि ये प्राविधान है कि 4 लोग इसके सदस्य होंगे और एक इसका चेयरमैन होगा, तो उसी के अनुपालन में अजय नारायण झा, अशोक लाहिरी और अनूप जी, और इसके अलावा रमेश चंद्र जी। तो ये अनूप सिंह और रमेश चंद्र ये इसके सदस्य होंगे। और शशिकांत दास ये सितंबर 2017 से लेकर के और दिसंबर 2018 तक सदस्य थे, और उसके बाद ये रिजर्व बैंक के गवर्नर होने के कारण इन्होंने उससे त्याग पत्र दे दिया। तो ये महत्वपूर्ण चीज है, और इस पे फाइनेंस कमीशन के संदर्भ में हम लोगों को ये याद रखने की ज़रूरत है कि फाइनेंस कमीशन की जो सिफारिशें होती हैं वो केवल राज्य सरकार से संबंधित नहीं होती हैं, बल्कि राज्य सरकार द्वारा जो स्टेट फाइनेंस कमीशन गठित किए जाते हैं, उन स्टेट फाइनेंस कमीशन में जो डिवॉल्यूशन ऑफ टैक्सेस है लोकल बॉडीज के लिए, उनसे भी संबंधित होती हैं, और स्टेट फाइनेंस कमीशन के गठन के लिए भी मार्गदर्शन वो आपका फाइनेंस कमीशन द्वारा ही दिया जाता है। तो ये हमारा फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड विषय था। अब हम लोग आगे देखते हैं। रॉक एंड रोल। रॉक एंड रोल निश्चित रूप से किसी समय बहुत पॉपुलर हुआ करता था, खास करके 60 के दशक में अमेरिका में। इसको हम लोग संगीत के संदर्भ में एक व्यापक क्रांति के रूप में देखते हैं। और रॉक एंड रोल के अलावा जो है, जैसे हमने देखा कि आजकल रैप है या पॉप म्यूजिक बहुत लोकप्रिय हुआ, तो रॉक एंड रोल से जो उसके संस्थापक थे लिटिल रिचर्ड, तो लिटिल रिचर्ड का देहांत हो गया और वो अब इस संसार में नहीं रहे। उन्होंने 1956 में उनका पहला जो गाना आया था टूटी फूटी, तो टूटी फूटी बेहद लोकप्रिय हुआ, और टूटी फूटी की वजह से उनको प्रसिद्धि की ऊंचाइयां मिली, और साथ ही रॉक एंड रोल नाम की एक नई विधा भी लोगों के सामने आई। और उसके बाद उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे जो उनके हिट्स हुए, उन हिट्स में लॉन्ग टॉल सोली, तो लॉन्ग टॉल सोली उनका एक गाना था जो बहुत लोकप्रिय हुआ। फिर रिपीट अप, तो रिपीट अप भी बहुत अधिक लोकप्रिय था। तो इसके बाद जो है वो निश्चित रूप से शोहरत की ऊंचाइयों तक पहुंचे, और 1958 में उनका लुसीले आया, गुड गॉली मिस मॉली, तो गुड गॉली मिस मॉली 1958 में काफ़ी अधिक हिट हुआ, और इस तरह से रॉक एंड रोल की विधा को जन्म देने वाले लिटिल रिचर्ड वो खत्म हो गए हैं, और वो अब इस दुनिया में नहीं है। तो ये उनसे संबंधित चीज़ें थी। अब हम लोग देखते हैं सेज के संदर्भ में सरकार ने कुछ निर्णय लिए हैं। ये सेज यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स एक देश के अंदर एक दूसरी व्यवस्था होती है। हम सब जानते हैं कि पूरा देश एक ही प्रकार के कानूनों से चलता है, लेकिन सेज यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स वो क्षेत्र होते हैं, तो सेज यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स वो क्षेत्र होते हैं जहां पर भिन्न प्रकार के आर्थिक कानून होते हैं, भिन्न प्रकार के लेबर कानून होते हैं, भिन्न प्रकार के टैक्सेशन कानून होते हैं। यानी वो क्षेत्र देश के अंदर होते हुए भी अलग प्रकार के कानूनों से गवर्न होता है। तो वो एक प्रकार से देश के अंदर का एक ऐसा क्षेत्र है जिसके ऊपर देश के बहुत सारे कानून नहीं लागू होते हैं, बल्कि उसके लिए अलग से कानून होते हैं। तो कल ये सेज के संदर्भ में जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, तो
मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने ये निर्णय लिया है कि जो फर्स्ट क्वार्टर का 2020 का किराया था उसको 31 जुलाई 2020 तक के लिए बढ़ाया जाता है, अर्थात डिफर किया गया है। डिफर करने का मतलब ये है कि जो किराया सेज को फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2020 में देना था उसके स्थान पर वो अब उस किराए को 31 जुलाई 2020 तक पेमेंट कर सकते हैं। इसको डिफरमेंट ऑफ पेमेंट कहते हैं, यानी भुगतान विलंबन। तो भुगतान विलंबन का क्या अर्थ है कि जो पेमेंट हमको आज करना है उसके लिए 3 महीने की मोहलत दे दी गई और ये कहा गया कि ये आप 3 महीने बाद कर सकते हैं। तो इसको जो है डिफरमेंट ऑफ पेमेंट कहते हैं। अब इसमें दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज ये है कि ये भी तय किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा कि सेज का इस वर्ष का किराया नहीं बढ़ाया जाएगा। सामान्य तौर पे जो सेज के लिए किराया निर्धारित होता है उसमें कुछ ना कुछ प्रतिवर्ष की वृद्धि होती है, लेकिन ये तय किया गया है कि सेज का किराया 2020 में वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए नहीं बढ़ाया जाएगा। अब सेज के संदर्भ में विशेष बात यह है कि भारत एशिया के पहले देशों में से है जिसने सेज जैसी चीज बनाई थी और इसको हम लोग कहते थे एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन। तो एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन यानी ईपीजेड भारत में सबसे पहले कांडला में बनाया गया था 1965 में, और वहां पर हमने एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए जो इकोनॉमिक लॉज थे, टैक्सेशन के लॉज थे, लेबर लॉज थे, उनमें बहुत ज्यादा भिन्नता रखी थी। जो भारत में लागू कानून है उनसे अलग। यानी एक ही देश में आपके ऐसे क्षेत्र भी हो सकते हैं जहां पर आपके देश का लेबर लॉ लागू ना होता हो, या टैक्स के नियम ना लागू होते हो, या व्यापार संबंधी नियम ना लागू होते हो, बल्कि अब तो सेज में कानून और व्यवस्था की स्थिति से संबंधित निर्णय भी सरकार ये विचार कर रही है कि क्या सेज की कानून एवं व्यवस्था की स्थिति के लिए अलग इकाइयां गठित की जा सकती हैं। तो हम लोग ये देखते हैं, सबसे पहले ये जो वर्तमान सेज की व्यवस्था है ये 2005 में इस पे विचार चालू हुआ और 2000 में चालू हो गया था। तो हमारी सेज पॉलिसी सन 2000 में आ गई थी और फिर उसके बाद 2005 में मई में पार्लियामेंट ने इसके संदर्भ में बिल पास किया, बहुत गंभीर विचार विमर्श के बाद, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण निर्णय था। तो लंबे समय तक इस पे बहस हुई और लंबे समय तक बहस होने के बाद पार्लियामेंट ने मई 2005 में इसको पास कर दिया। इसको हम लोग एसईजेड एक्ट यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट कहते हैं। और फिर ये 23 जून 2005 को राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित हुआ था और तब से हमारा सेज का एक्ट लागू है। इसके अंतर्गत हमने जैसा कि बताया कि कुछ विशेष क्षेत्र होते हैं और उन विशेष क्षेत्रों में देश का कानून नहीं लागू होता है, बल्कि उस क्षेत्र के लिए अलग से कानून होते हैं इकोनॉमिक। अच्छा, उन क्षेत्रों से भारत के लिए या उस देश में जिसमें वो स्थित है अगर कोई सामान आता है तो उसको इम्पोर्ट माना जाता है। ये माना जाता है कि हम इम्पोर्ट कर रहे हैं। इसी तरह उन क्षेत्रों से एक्सपोर्ट को प्रमोट किया जाता है और उन पे हमारा कोई भी एक्सपोर्ट टैक्स नहीं लगता है। इसी तरह इनकम टैक्स से संबंधित जैसे सामान्य तौर पे 30% से लेकर 35% तक इनकम टैक्स कंपनीज को देना होता है, उसमें भी उनको छूट होती है और वो अलग लॉ द्वारा अलग गवर्न होते हैं, अलग कानूनों द्वारा गवर्न होते हैं। तो ये हम लोग देखते हैं कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन चाइना की तरक्की का कारण स्पेशल इकोनॉमिक जोन ही रहे हैं। भारत में भी आज 232 इकोनॉमिक जोन काम कर रहे हैं। 2012 तक इनकी संख्या 619 तक पहुंच गई थी, लेकिन हम लोगों ने देखा कि सभी सेज एक्टिव नहीं है। जुलाई 2019 के आंकड़ों के अनुसार 232 सेज भारत में सक्रियता पूर्वक सफलता पूर्वक काम कर रहे हैं। ये बहुत खास बात है कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला और कर्नाटका सेज के क्षेत्र में लीडर हैं। अधिकांश सेज इन्हीं क्षेत्रों में स्थित हैं।
तो इस तरह से हम देखते हैं कि सेज के द्वारा 50% से अधिक वृद्धि हुई है आपके एक्सपोर्ट में सेज द्वारा। जब 2005 में सेज एक्ट लाया गया था, तो उस समय आपका जो एक्सपोर्ट था वो तब से लेकर के और 2012 तक जो आपका एक्सपोर्ट था उसमें सेज क्षेत्रों से 50% से अधिक की वृद्धि हुई है। तो ये हम लोग देखते हैं। और एक अन्य विषय है, मध्य प्रदेश सरकार ने ये फैसला किया है कि एफआईआर आपके द्वार करके एक योजना चलाई जाएगी। और ये एफआईआर आपके द्वार योजना के अंतर्गत ये है कि एफआईआर कराने के लिए किसी भी व्यक्ति को थाने में नहीं जाना होगा, बल्कि वो फोन द्वारा सूचित करेगा कि वो जो है एफआईआर दर्ज कराना चाह रहा है। किसी विषय में उसकी जो कंप्लेन होगी उसको सुनने के लिए पुलिस उसके दरवाजे पहुंचेगी और वहां पर वो अपनी कंप्लेन बताएगा और उसको दर्ज कराएगा। वैकल्पिक रूप से वो 112 नंबर पर फोन करके भी अपनी एफआईआर दर्ज करा सकता है। तो 11 क्षेत्रों में 23 थाने ऐसे चयनित किए गए हैं। ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च किया गया है। तो पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे इसको मध्य प्रदेश पहला राज्य है जिसने ये व्यवस्था की है। और ये कहाँ तक सफल होती है ये हम लोगों को देखना है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है। और निश्चित रूप से अगर जैसे उत्तर प्रदेश में है तो आप इंटरनेट के माध्यम से एफआईआर दर्ज करा सकते हैं, लेकिन वो सभी क्षेत्रों में नहीं है, सभी फील्ड्स वो नहीं कवर करती है। और दूसरी चीज़ ये है कि उसमें कुछ धाराएं हैं जिनके अंतर्गत आप एफआईआर नहीं करा सकते हैं। एमपी में आप सभी धाराओं में एफआईआर करा सकते हैं। और दूसरी चीज ये है कि विशेष अधिकारियों से परामर्श ले करके कुछ संगीन धाराओं में एफआईआर दर्ज कराने के पहले पुलिस परामर्श ले सकती है शीर्ष अधिकारियों से। तो यहाँ पर ये एमपी की स्थिति है। अच्छा, हम लोग जानते हैं कि वायर के संस्थापक हैं सिद्धार्थ वरदराजन जी। और सिद्धार्थ वरदराजन जी वायर के संस्थापक होने के साथ साथ एक बहुत निर्भीक पत्रकार भी हैं। और इनको जो है कल जो डेचु वेले, ये डेचु वेले जो है ये जर्मनी का ब्रॉडकास्टिंग संस्थान है। हम लोग जानते हैं कि जर्मनी का रियल नाम डेचु वेला है, इसीलिए हम लोग टेलीविजन में जो चैनल देखते हैं डेचु वेले, DW, रेडियो डेचु वेले। तो इनका राष्ट्रगान भी जैसे भारत का नाम इंडिया के साथ साथ भारत भी है, वैसे ही जर्मनी का ओरिजिनल नाम वो डेचु वेले है। जापान का निप्पोन, तो जैसे जापान का निप्पोन है, भारत का, इंडिया का भारत है, वैसे ही जर्मनी का नाम डेचु वेले है। तो कल द डेचु वेलेज फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड 2020 ये डिक्लेयर किए गए हैं। और ये 17 जर्नलिस्ट को दिए गए हैं जो 14 कंट्रीज से बिलोंग करते हैं। और इसमें जो है जो भारत में द वायर के संस्थापक है सिद्धार्थ वरदराजन जी, इनको ये अवार्ड दिया गया है। और ये अवार्ड इनको ह्यूमन राइट्स में कोई समझौता ना करने के कारण और फ्रीडम ऑफ स्पीच की स्थितियों से कोई समझौता ना करने के कारण ये दिया गया है। और आउटस्टैंडिंग कमिटमेंट है इनका जो ह्यूमन राइट्स के लिए, उसके लिए दिया गया है। ये सन 2015 से ये दिए जा रहे हैं। और निश्चित रूप से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमारे संविधान की एक विशेषता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि उस संविधान की जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसको बनाए रखने के लिए बेहद आवश्यक है कि ऐसे पत्रकार भी हों, ऐसे समाज में लोग भी हों जो उसके लिए लड़ने के लिए तैयार हों। तो एक लंबी श्रृंखला है। हम लोग देखते हैं कि हमारे यहाँ प्रेस की फ्रीडम के लिए
कोई भी चीज़ केवल संविधान में लिख देने से नहीं होती है, बल्कि उसके लिए लोगों को त्याग और तपस्या करनी पड़ती है, तब जा कर के वो लागू हो पाती है। तो हम लोग जानते हैं कि जेम्स ऑगस्टस सिक्की से लेकर के और वर्तमान समय तक ऐसे अनेक पत्रकार हुए हैं जिन्होंने समाज में बहुत अधिक कष्ट उठाए हैं, लेकिन उस कष्ट को उठाते हुए उन्होंने अपने संघर्ष को जारी रखा है और उस संघर्ष को जारी रखते हुए ही उन्होंने जो है आधुनिक भारत का निर्माण किया है। तो हम लोग जानते हैं कि जेम्स ऑगस्टस सिक्की के बाद जब हमारा गैगिंग एक्ट आया था 1978 का, गैगिंग एक्ट को हम लोग वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी कहते हैं। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के द्वारा भारत में बहुत बड़े पैमाने पर प्रेस की स्वतंत्रता को कुचलने का प्रयास किया गया था। लेकिन शिशिर कुमार घोष, मोतीलाल घोष, इन्होंने क्या किया, इन्होंने रातों रात जो अमृत बाजार पत्रिका थी उसको बांग्ला से और इंग्लिश में ट्रांसफर कर दिया था। जब वहां पर पुलिस के अधिकारी पहुंचे तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर बांग्ला समाचार पत्र नहीं प्रकाशित हो रहा है, बल्कि आनंद बाजार पत्रिका वो इंग्लिश में ट्रांसफर हो चुकी है। और क्योंकि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इंग्लिश के ऊपर नहीं लागू होता था, इंग्लिश भाषा के ऊपर, इसलिए वो वापस आ गए। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि बहुत महान महान लोगों ने प्रेस की स्वतंत्रता के लिए त्याग और तपस्या की है। वर्तमान में भारत में एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया काम करती है, और ये जो एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया है ये प्रयास करती है कि प्रेस की स्वतंत्रता को बरकरार रखने के लिए और प्रेस के लोगों में रिस्ट्रेन बनाए रखने के लिए, ताकि अगर उनके द्वारा कोई गलती होती है तो एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया उसके लिए उनको रिव्यू कर सकती है, चाइट कर सकती है, और सरकार द्वारा कोई इस संदर्भ में कदम न उठाया जाए, इसलिए ये एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया काम करती है, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया काम करता है। तो प्रेस क्लब ऑफ इंडिया और ऑडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ये दो संस्थाएं हैं जो प्रेस के ऊपर नियंत्रण रखने के लिए और प्रेस की स्वतंत्रता के लिए काम करती हैं। लेकिन इधर हमने क्या चीजें देखी हैं, इधर हम लोगों ने देखा कि अनेक पत्रकार ऐसे हैं जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है, जैसे जी टीवी के सुधीर चौधरी, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई। इसी तरह हम लोगों ने देखा कि रिपब्लिक टीवी के अर्णव गोस्वामी, इनके ऊपर अनेक एफआईआर कराई गई। तो ये किसी न किसी रूप में प्रेस की स्वतंत्रता के ऊपर हमला होता है। तो ऐसे ये संघर्ष चलते रहते हैं, और इसमें हम लोग देखते हैं कि खेमेबाजी है, और खेमेबाजी के ही संदर्भ में हम लोग इन पुरस्कारों को देखते हैं। और उनमें से एक ये जो हमारा डेचू वाला फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड 2020 है, ये डिक्लेयर किया गया और 14 देशों के 17 जर्नलिस्ट को ये पुरस्कार दिया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं जो इजराइल से संबंधित है। इजराइल के संदर्भ में कुछ चीजें हम बताना चाहेंगे, जिसमें सबसे पहला आता है जियोनिज्म मूवमेंट। ये हुआ क्या कि 1933 में जब हिटलर जर्मनी का शासक बना तो उसने ये डिक्लेयर किया कि ज्यूज को यानी यहूदियों को जर्मनी में रहने का कोई अधिकार नहीं है। और फिर जिसमें हम लोग कहते हैं द नाइट ऑफ ब्रोकिंग विंडोज। तो नाइट ऑफ ब्रोकिंग विंडोज में क्या हुआ कि एक रात ऐसी आई जब जर्मन लोगों ने खिड़कियों पर पत्थर फेंकने चालू कर दिए और यहूदियों के घरों पर खिड़कियों को पत्थरों से तोड़ा गया, और इस प्रकार से यहाँ से जर्मनी में प्रोसिक्यूशन ऑफ ज्यूज चालू हो गया। जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तब तक 60 लाख से अधिक यहूदी वो मृत्यु को प्राप्त कर चुके थे। इसको इस तरह से समझा जा सकता है कि ट्रेन्स में भर के उनको ऑस्विट्स में ले जाया गया, और ऑस्विट्स में सबसे बड़ी चीज ये थी कि बहुत यातनापूर्ण ढंग से उनको रखा जाता था, और उसके बाद
शुरुआत में तो उनको गोली से मार रहे थे, लेकिन फिर हिटलर ने कहा कि इसमें खर्च बहुत अधिक आ रहा है, तो वहाँ पर भट्टियाँ बनाई गईं और उन भट्टियों में उनको जो है जला दिया जाता था, और जलाने के बाद उनकी राख को खेतों में खाद के रूप में डालने के लिए भेज दिया जाता था। ऐसी विषम स्थितियों में यहूदियों के बीच में जो आंदोलन चालू हुआ, इसको जियोनिज्म आंदोलन कहते हैं। और इसके अंतर्गत यहूदियों ने इस चीज की मांग की कि उनके लिए भी एक देश होना चाहिए। और इस संदर्भ में उन्होंने ये रखा कि 76 बीसी में जिस समय उनको अपना देश छोड़ के जाना पड़ा था, उस समय वो जिस जगह पे रहते थे उसे वर्तमान समय में फिलिस्तीन कहा जाता है। तो इस तरह से वो लोग वापस फिलिस्तीन में बसाए गए, और फिलिस्तीन के दक्षिण में एक छोटे से हिस्से में उनके कैंप्स बनाए गए और उनको वहां पर रखा गया। 1948 में फिलिस्तीन को दो हिस्सों में बांट दिया गया। एक हिस्सा को फिलिस्तीन का एक हिस्से को फिलिस्तीन कहा गया और दूसरे को इजराइल कहा गया। फिर हम लोग देखते हैं कि 1967 का वार हुआ, 1973 का अरब इजराइल वार हुआ, और दोनों ही वार में, दोनों ही युद्धों में सारे अरब देशों ने इकट्ठा होकर के इजराइल को वहां से नेस्तनाबूद करने की कोशिश की, ताकि वो फिलिस्तीन से इजराइल को खदेड़ सकें। लेकिन इजराइल आज भी है और पूरी शिद्दत के साथ बरकरार है। बल्कि अब हम लोग देखते हैं कि जो वेस्ट बैंक है, वेस्ट बैंक मतलब होता है कि जॉर्डन नदी के पश्चिम का किनारा, जो पहले जॉर्डन का हिस्सा था और अब वो निश्चित रूप से फिलिस्तीन का यानी कि इजराइल के अंतर्गत आ गया है। तो इसी तरह से हम लोग देखते हैं वेस्ट बैंक के अलावा जो गाजा स्ट्रिप है, उस पे भी इजराइल ने कब्जा कर रखा है। इसी तरह से हम लोग देखते हैं कि सदर्न इलाकों में, यरूशलेम में, सारी जगहों पर इजराइल ने धीरे धीरे अपना कब्जा कर लिया और वहां पर वो बस्तियां भी बसा रहा है, यहूदियों की बस्तियां भी बसा रहा है। तो इस तरह से जो यहूदियों के संघर्ष थे वो एक चरम तक पहुंचे और इजराइल नाम का देश उन्होंने प्राप्त किया। 1991 तक हम इजराइल को देश के रूप में मान्यता नहीं देते थे, और 1991 के बाद हमने इजराइल को देश के रूप में मान्यता प्रदान की, और वर्तमान समय में इजराइल और भारत के बीच गंभीर आर्थिक और रणनीतिक संबंध विकसित हुए हैं। तो उसी की कड़ी में इजराइल ने तेल अवीव उनकी राजधानी है, तो इसमें भी डिस्प्यूट है। ये तेल अवीव इजराइल की राजधानी है, साथ ही साथ वो यरूशलेम को अपनी राजधानी घोषित करता है, और यरूशलेम को अमेरिका के अलावा, यूएसए के अलावा किसी ने भी, तेल अवीव के अलावा यरूशलेम को किसी ने भी राजधानी के रूप में मान्यता नहीं दी है। इसके पीछे कारण ये है कि फिलिस्तीन वो तेल अवीव पर, वो यरूशलेम पर अपना दावा मानता है, और सारे अरब देश उसके इस दावे को रिकॉग्नाइज करते हैं। यरूशलेम का झगड़ा ये है कि यरूशलेम यहूदियों का सबसे प्राचीन मंदिर था, वहां पर सोलोमन द्वारा बनवाया हुआ, और 1193 में, 1193 में सलाउद्दीन ने उसको कब्जा कर लिया था, और कब्जा करने के बाद उसको मस्जिद अल अक्सा के रूप में कन्वर्ट कर दिया था। वो मस्जिद अल अक्सा और आज भी मस्जिद अल अक्सा के रूप में है, लेकिन उसको यहूदी अपने टेंपल के रूप में मानते हैं। और ये एक संघर्ष है जिसकी वजह से जो है यहूदी उसको टेंपल मानते हैं और मुस्लिम्स उसको जो है मस्जिद अल अक्सा के नाम से जानते हैं। तो यरूशलेम को विश्व का कोई भी देश राजधानी के रूप में मान्यता नहीं देता है। यहाँ तक कि भारत ने भी जब संयुक्त राष्ट्र संघ में सिक्योरिटी काउंसिल में इसकी वोटिंग हो रही थी, तो इजराइल के खिलाफ मतदान किया था। तो कल इजराइल ने अपने तेल अवीव में एक गली का नाम, एक स्ट्रीट का नाम, हमारे जो राष्ट्रगान के रचयिता हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी, उनके नाम पर किया है। और हम लोग जानते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर जी भारत की ही नहीं, विश्व की एक महान हस्ती थे, और 1913 में इनको नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर के लिए।
भारत से लिटरेचर का पुरस्कार पाने वाले ये इकलौते व्यक्ति थे। पुरस्कार रुडयार्ड किपलिंग को भी नोबेल प्राइज मिला था, लेकिन रुडयार्ड किपलिंग को क्योंकि भारतीय नागरिक नहीं माना जाता है बल्कि अंग्रेज नागरिक माना जाता है, ब्रिटेन का नागरिक माना जाता था, इसलिए उनका जो अवार्ड है, नोबेल प्राइज है, उसको भारत के खाते में नहीं जोड़ा जाता है। उनको भी साहित्य के लिए ही नोबेल प्राइज मिला था। और रविन्द्रनाथ टैगोर जी के साथ एक विशेषता और जुड़ी हुई है कि दो देशों का राष्ट्रगान उनके द्वारा रचा गया है। एक तो भारत का राष्ट्रगान जनगण मन, और दूसरा जो है बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है आमार सोनार बांग्लादेश। तो आमार सोनार बांग्लादेश के रचयिता भी वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ही है। तो उनकी 159वीं जो जन्म दिवस था उस पर इजराइल की सरकार ने तेल अवीव की एक स्ट्रीट का नाम रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा है। अब हम लोग देखते हैं कि सैमसंग का पेटीएम, जैसे पेटीएम एक वो है, वैसे ही सैमसंग ने जो है ये पेमेंट के लिए कार्ड जारी किया है। और वो मोबाइल बेस्ड का तो पेमेंट के लिए व्यवस्था कर ही रहे हैं, साथ ही साथ वो अरेंजमेंट कर रहे हैं ताकि वो डेबिट कार्ड के माध्यम से अपना पेमेंट सिस्टम लॉन्च कर सके। और इसको सैमसंग पे डेबिट कार्ड कहा जाएगा। और इसके लिए एक अमेरिका की कंपनी है सोफाई। तो सोफाई अमेरिकन कंपनी के साथ इन्होंने जो है टाई अप किया है। और जो सैमसंग है वो सोफाई के साथ टाई अप करके भारत में अपना एक डेबिट कार्ड लॉन्च करेगा, जिसको कहा जाएगा सैमसंग पे डेबिट कार्ड। और इसके अलावा वो अपना मोबाइल पेमेंट का ऐप भी लॉन्च करने जा रहा है। हम लोग जानते हैं कि सैमसंग साउथ कोरिया की एक बहुत बड़ी कंपनी है जो बहुत बड़ी भूमिका साउथ कोरिया में निभाती है, और पूरे वर्ल्ड में भी निश्चित रूप से उसका एक प्रभाव है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं भारत ने मिशन सागर लॉन्च किया है। और ये जो मिशन सागर है ये हिंद महासागर में 5 ऐसे द्वीप हैं जिनके साथ हमारे विशेष स्ट्रेटेजिक रिश्ते हैं। तो उन जो 5 द्वीपों तक भोजन व्यवस्था पहुंचाने के लिए और दवाइयां पहुंचाने के लिए ये मिशन सागर लॉन्च किया गया है। और आईएनएस केसरी यानी इंडियन नेवल शिप केसरी को इसके लिए रवाना किया गया है। इंडियन नेवल शिप केसरी जो है वो मालदीव की राजधानी माले पहुंच भी चुका है, और वहां पर उसने जो है अनलोडिंग भी किया है। 500 टन तो खाने की सामग्री अनलोड किया है। बाकी जो हमारे पास कोविड-19 से रिलेटेड दवाएं हैं उन दवाओं को भी वहां पर पहुंचाया है। तो ये 5 आइलैंड्स कौन कौन से हैं और इनसे हमारे कैसे रिश्ते हैं, इस पे हम लोग विचार करेंगे। पहला देश तो है मालदीव, और दूसरा है मॉरिशस, तीसरा है सेशेल्स, चौथा मेडागास्कर और पांचवा कोमोरोस। अब हम लोग जानते हैं कि जो पर्ल ऑफ स्ट्रिंग्स चीन के द्वारा हमारे को चारों तरफ से घेरने के लिए विभिन्न बंदरगाहों पर, जैसे चीन ने जिबूती में अपना एक बेस बनाया, चीन ने मालदीव में बेस बनाया, फिर चीन ने हमारे श्रीलंका में हम्बनटोटा में एक बेस बनाया। इसी तरह से हम लोग देखते हैं कि भारत को चारों तरफ से घेरते हुए चीन ने एक पर्ल ऑफ स्ट्रिंग्स के नाम से बंदरगाहों की श्रृंखला वो बनाई। तो भारत ने इसके प्रत्युत्तर में या इससे बचाव के लिए वो जो गार्लैंड्स ऑफ फ्लावर्स बनाया। गार्लैंड्स ऑफ फ्लावर में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? निश्चित रूप से मॉरिशस की है और सेशेल्स की है, और निश्चित रूप से कोमोरोस की भी है। मेडागास्कर भी निश्चित रूप से उसमें शामिल होता है। तो ये जो देश हैं, प्लस हमने मालदीव और श्रीलंका के साथ भी अपने संबंधों को पुनर्संयोजित किया। जिबूती में हमने अपना सैनिक अड्डा जो है उसको पुनर्संयोजित किया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि गार्लैंड्स ऑफ फ्लावर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले ये जो देश हैं, इनके संदर्भ में हमने कल अपना ये जो मिशन सागर लॉन्च किया, इसका जो हमारा आईएनएस केसरी है ये वहां पर पहुंच रहा है। पहले अभी मालदीव पहुंचा है और उसके बाद ये सेशंस पहुंचेगा,
प्लस मॉरिशस पहुंचेगा, कोमोरोस पहुंचेगा, मेडागास्कर पहुंचेगा और इस तरह से ये सारे द्वीपों पर पहुंचेगा। मॉरिशस के संदर्भ में विशेष बात ये है कि फ्रेंच क्रियोल यहाँ पर बोली जाती है। भारत से गोरखपुर और आसपास के क्षेत्र के लोगों को 18वीं शताब्दी में ले जाकर के वहाँ पर गन्ने की खेती के लिए बसाया गया था। उसका ये परिणाम है कि वहाँ पर 70% लोग भारतीय मूल के हैं। इसी तरह सेशेल्स को हम जानते हैं। सेशेल्स की भाषा भी भोजपुरी है। मॉरिशस की भाषा भोजपुरी है और निश्चित रूप से उनका सबसे बड़ा जो पर्व होता है वो छठ का पर्व होता है। इसके अलावा वो जो दो त्यौहार और मनाते हैं, एक वो फगुआ कहते हैं। हम जानते हैं कि फगुआ जो है वो होली को कहा जाता है और दूसरा प्रमुख त्यौहार है उनका दीपमालिका। दीपमालिका वो दिवाली को कहते हैं। तो इसके अलावा गंगा सागर उन्होंने गंगा तालाब बना रखा है। गंगा तालाब जो है एक बड़ा सा तालाब है और उसमें वो अपने सारी धार्मिक रस्मों को निभाते हैं। अनिरुद्ध जगन्नाथ वहाँ के प्रेसिडेंट हुआ करते थे। अभिमन्यु अनंत वहाँ के बहुत प्रसिद्ध कवि हैं और शिव सागर राम गुलाम वहाँ के राष्ट्रपति होते थे। यानी एक तरह से वहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में भारतीय पाए जाते हैं। इसके अलावा हम जानते हैं कि फिजी में, सेशेल्स में, जमैका में, ट्रिनिडेड एंड टोबैगो में और गयाना में, तो ये वो भारतीय क्षेत्र हैं जहाँ पर ट्रॉपिकल खेती करने के लिए भारत से लोगों को ले जाकर के बसाया गया था। तो इस वजह से हम जानते हैं कि मॉरिशस से और सेशेल्स से भारत के ऐतिहासिक संबंध होने के कारण ये हमारे रणनीतिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसीलिए इस अभियान के तहत, मिशन सागर के तहत, हमने यहाँ पर अपनी रक्षा सामग्री रख और ये जो हमारा आईएनएस केसरी है ये रक्षा से संबंधित है, लेकिन ये इस समय ह्यूमैनिटेरियन मिशन पे निकला हुआ है और इन देशों को दवाएं तथा खाद्य सामग्री पहुंचा रहा है। तो ये हमारा मिशन था। तो ये आज का अपना विषय था और अब हम लोग आज के सत्र को विश्राम देते हैं और तुम लोगों के पास तक पीडीएफ शाम तक सभी पहुंच जाएंगी, जो पिछली भी है वो भी और जो अभी तक की भी है। तो ये था। कोई भी अपनी कोई बात रखना चाहे तो वो रख सकता है।